अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटल एमडीकेट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। हमने आज अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट लेक्चर पढ़ना है। ये चैप्टर लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है सिलेबस में, तो इसका पास्ट पेपर का डेटा उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि किस किस्म की साइकी से आपका फ्यूचर हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली पास्ट पेपर डेटा को देख कर ही उसी हिसाब से फ्यूचर के क्वेश्चन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इस चीज़ों को टच किया जा रहा है। सो चूंकि ये चैप्टर और फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर लास्ट ईयर ही एडेड है, सो इसके चैप्टर के जितने भी सिलेबस के टॉपिक्स आपके पीएमडीसी में हैं उनको आपने फुल्ली डीपली टच करना है। डिफरेंट बुक्स के बोर्ड्स की बुक से भी पढ़ना है। अब चूंकि आखिरी टाइम है आपके लिए, रेगुलर सेशन में तो हमने काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ा है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं। सो वी विल मेक श्योर कि मैं इसमें पूरे के पूरे वन शॉट लेक्चर में सारे प्रोविंसेस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं ऐड कर दूं। सो एवरीथिंग विद इन दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, एक्सेप्ट जो चीज़ें मैं ऑन द वे आपको बताता जाऊँ कि ये शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ साथ हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल यू कैन एक्सपेक्ट। ठीक है ना। इससे इस वन शॉट लेक्चर में जितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी के आपने एक्सपेक्ट नहीं करने, ना ही आएंगे। ठीक है। इससे कम लेवल तक की आपने प्रैक्टिस डिफरेंट सोर्सेज से जहाँ से भी करें करनी है। एनीथिंग बियॉन्ड दिस लेक्चर विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू इन द लास्ट मिनट। सो कोशिश करनी है कि स्टिक टू द मेन थिंग। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे से टॉपिक्स हैं इसके। पहला टॉपिक जो इसका बेसिक सा टॉपिक है, जिसमें है फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि फेज होता क्या है और फेज लैग और फेज लीड का क्या मतलब होता है। ठीक है। हम उससे पहले हल्का सा बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट्स डिस्कस कर लें। बेसिक्स ऑफ एसी हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हल्का सा टच किया है। सो दिस विल बी समव्हाट रिवीजन। ठीक है ना। तो वही चीजें सारी की सारी यहाँ पर होंगी। पहली बात, एसी होता क्या है? ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती जाए बाय द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है। कभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवा रहा है, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाएगा। और अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिफाइन किया जाए तो ऐसी वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, यानी कि सोर्स का एक एंड कभी पॉजिटिव होता है, कभी दूसरा एंड पॉजिटिव, पोलैरिटी बार बार अल्टरनेट करती है। सो दिस इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है। अब आपको रेगुलर सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। राइट नाउ मैं क्विकली गो थ्रू करूंगा। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये स्टेडी डीसी करंट है। ठीक है। डीसी है और स्टेडी है, यानी कि कांस्टेंट करंट है। एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, इसलिए डीसी है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। सो दिस इज अ स्टेडी डीसी, स्टेडी डायरेक्ट करंट। ये वाला जो है ये भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ये भी डीसी ही है, लेकिन ये स्टेडी नहीं है। इस किस्म का डीसी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो इस किस्म का होता है, डीसी होता है, लेकिन स्टेडी डीसी नहीं होता। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये स्टेडी एसी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के ऊपर भी उतना ही। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 10 वोल्ट्स है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो यहाँ पर भी नेगेटिव 10 वोल्ट्स ही है। इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव 10 नेगेटिव 10 होता रहता है। सो है 10 ही मैग्नीट्यूड, बस उसकी डायरेक्शन प्लस माइनस होती रहती है। रियलिटी में इस किस्म का एसी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जस्ट टू शो यू कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि उसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज हो, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, इस बेस पर डिफाइन नहीं करते। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ता घटता रहता है इज नॉट नेसेसरली एन अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता घटता है, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं हुई, हमने इसको डीसी कहा, हमने इसको एसी नहीं कहा। ठीक है। तो ये चीज समझाने के लिए यहाँ पर देखें, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही है, कभी 10 है, यहाँ पर नेगेटिव 10 है 10, लेकिन डायरेक्शन आगे पीछे हो रही है, कभी पॉजिटिव वाला 10 है, कभी नेगेटिव वाला 10 है। ठीक है। तो दिस इज व्हाई हम इसको एसी कहेंगे, ऑल्दो इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बट चूंकि पोलैरिटी रिवर्स हो रही है अगर वोल्टेज है तो, और डायरेक्शन रिवर्स हो रही है अगर करंट है, तो हमने इसको एसी कहा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने अपना ठीक कर लेना है। एसी कर्व की बेसिक्स अल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ चुके हैं। ये एक साइन कर्व होता है। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपने वोल्टेज फाइंड करनी है तो साइन वाले फंक्शन से फाइंड करेंगे। साइन थीटा, थीटा उस एसी का फेज होगा, उसकी जगह आप थीटा की जगह ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उस पर्टिकुलर एसी की, और टी वो इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा जिस इंस्टेंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फाइंड करनी है। फर्दर इसको एक्सट्रैपोलेट करें तो वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी विल बी द फाइनल फॉर्म, और यहाँ पर आप इसकी फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफन यही फॉर्म ही यूज की जाती है। पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट दैट एसी रीचेज इन अ पर्टिकुलर साइकिल।
और पीक टू पीक वैल्यू पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक आपने माइनस कर देनी है। अगर ये 100 वोल्ट्स है तो ये नेगेटिव पीक नेगेटिव 100 वोल्ट्स की होगी। सो पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, 100 वोल्ट्स माइनस नेगेटिव पीक विच इज माइनस 100 वोल्ट्स, तो ये 100 प्लस 100 हो जाएगा एंड पीक टू पीक वैल्यू विल बी 200 वोल्ट्स। ठीक है। उसके अलावा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि जितने टाइम में एक साइकिल पूरा का पूरा यहां तक कंप्लीट हुआ है, इसके बाद यही सीरीज ऑफ इवेंट्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो ये दोबारा एक और टाइम पीरियड है। एंड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ सच साइकिल्स दैट एन एसी अंडरगोज इन 1 सेकंड। पीक वैल्यू की बात कर ली हमने। एसी कर्व में चूंकि साइकिल पॉजिटिव हाफ में भी उतना ही है और नेगेटिव हाफ में भी उतना ही है, तो हम एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज यहां पर आएगी, एवरेज वैल्यू एसी की विच इज 0। सो अगर आपको कोई कहे कि इस पर्टिकुलर सोर्स की कितनी आउटपुट है, ये एसी सोर्स है, कोई एसी जनरेटर है, तो आप उसको पीक वैल्यू बताने से रहे, क्योंकि पीक वैल्यू सिर्फ एक इंस्टेंट तक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सोर्स 100 वोल्ट का है, क्योंकि 100 वोल्ट तो सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड तक रीच हुआ था, उसके बाद तो उसकी वैल्यू कभी भी 100 वोल्ट की नहीं रही। सो 100 वोल्ट का सोर्स है ये बताना नाइंसाफी होगी, गलत इंफॉर्मेशन होगी, आप उस एसी सोर्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे उसकी वोल्टेज को। सो क्या बताएं हम एवरेज बताते हैं तो एवरेज वैल्यू 0 आ जाती है, तो कोई और अल्टरनेट होना चाहिए जो कि एवरेज वैल्यू को समवट रिप्रेजेंट कर सके। तो एवरेज वैल्यू का ही एक अल्टरनेटिव है, उसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर किस तरह से फाइंड करते हैं, वी नॉट को यानी पीक वैल्यू को 2 रूट पर डिवाइड कर देते हैं। 2 रूट का रेसिप्रोकल 0.707 होता है, यानी कि आप पीक वैल्यू को 0.707 से मल्टीप्लाई कर दें या परसेंटेज में लिखें तो बेसिकली 70% ऑफ पीक वैल्यू जो होती है वो आरएमएस वैल्यू होगी। सो आरएमएस वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ तक 50% होगा तो 70% तकरीबन यहाँ पर होगा। तो ये वाली वैल्यू आप बताएंगे, वो 100 है पीक वैल्यू, तो ये 70 वोल्ट्स होगी। ठीक है। सो 70 वोल्ट्स की जो वैल्यू है आप ये बताएंगे। आपको कोई पूछे कि ये एसी कितने वोल्ट्स का है, तो आप उसको बताएंगे ये 70 वोल्ट्स का है। ठीक है। एवरेज बताने का एक तरीका है, क्योंकि एक्चुअल एवरेज तो 0 है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए, ये इंटर कन्वर्जन आपको आना चाहिए, इसका क्वेश्चन काफी कभी कभार आ जाता है। अब फेज की तरफ चलते हैं, हमारा मेन टॉपिक। फेज वो एंगल थीटा है जो हमने यहाँ पर अभी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस पर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। सो ये फेज एंगल क्या है, दिस इज द एंगल थीटा दैट टेल्स अस व्हिच पोर्शन ऑफ द अल्टरनेटिंग साइकिल इज द एसी इन। एसी 0 पर है और बढ़ रहा है, तो ये एक और फेज है। एसी मैक्सिमम पर पहुंच चुका है, ये एक और फेज है। मैक्सिमम से वापस आ रहा है, या 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या नेगेटिव से वापस 0 की तरफ आ रहा है। एसी कहां पर है, उसका क्या फेज है, किस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है, कि फेज के थ्रू गुजरता है, जिस तरह मून के फेजेस होते हैं डिफरेंट। सो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिकली एक मेजरेबल क्वांटिटी है, वो हम एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल रेडियन में हम मेजर करते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है फेज वेक्टर। एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर होता है बेसिकली, जो रिप्रेजेंट करता है फेज ऑफ एसी को। इस तरह का हम साइकिल बनाते हैं, उस फेज वेक्टर को हम हॉरिजॉन्टली राइट साइड पर ड्रॉ करेंगे अगर हमारा जो एसी है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो अगर एसी की वैल्यू 0 है और पॉजिटिव साइड पर बढ़ रही है, तो इस इंस्टेंट पर उसका फेज वेक्टर इस साइड पर होगा। इस फेज वेक्टर की लेंथ जो है वो इसकी पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या रखा हुआ है। ठीक है। मोस्ट ऑफन पीक वैल्यू का जितनी भी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड होती है, हम उस हिसाब से बाय स्केल इस वेक्टर की लेंथ बना देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो वेक्टर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता रहता है इस तरह से। ठीक है। क्लॉक की तरह रोटेट नहीं करता, उल्टा रोटेट करता रहता है। अब जैसे जैसे ये एसी बढ़ता जाएगा, पीक पर पहुंचेगा, वैसे वैसे ये वेक्टर रोटेट करता जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। सो आफ्टर 1 क्वार्टर साइकिल ये फेज का वेक्टर यहाँ पर पहुंच जाता है, एसी अपनी पीक पर पहुंच जाता है। ये एसी वापस घटता जाएगा, वापस 0 पर टच कर जाएगा। ये वेक्टर फर्दर रोटेट करता जाएगा, एक और क्वार्टर साइकिल टच कर जाएगा और वापस 180 डिग्री पर पहुंच जाएगा। सो हम कहेंगे यहाँ पर इसकी अगर एंगल 0 था या 0 रेडियन था, तो यहाँ पर 90 डिग्री है या π/2 रेडियन है, और एक और क्वार्टर गुजर गया तो यहाँ पर 180 डिग्री है या पाई रेडियन है। अगेन जब ये एसी फर्दर नीचे जाता जाएगा और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, तो ये एसी वेक्टर फर्दर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता इस पोजीशन में आ जाएगा। हम कहेंगे अब इसका फेज 270 डिग्री है या 3π/2 रेडियन है। ठीक है। फर्दर ये जब एक और क्वार्टर साइकिल कंप्लीट करेगा, तो ये एसी का वेक्टर फेज वेक्टर फर्दर वापस 360 डिग्री पर पहुंच जाएगा, या हम कहेंगे 2π रेडियन का ये इसका फेज एंगल, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करके वापस उसी पोजीशन पर आ चुका है और अब दोबारा पॉजिटिव वाली साइड पर बढ़ने के लिए तैयार है। ठीक है। अब इस फेज वेक्टर की रोटेशन की जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना,
ये यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहा है ना वेक्टर, इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। ये जो ओमेगा है यही इस AC की भी ओमेगा कहलाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो ओमेगा हम पुट करते हैं, ओमेगा तो सर्कुलर मोशन की एक प्रॉपर्टी है या रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी है, तो AC में तो कुछ चीज रोटेट नहीं कर रही ना, ये तो बस करंट ऊपर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा की क्या तुक बनती है, यहाँ पे ओमेगा की यही तुक बनती है कि हमने जब उसको सर्कुलर मोशन से रिलेट किया, फेज वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो ये फेज वेक्टर जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है वो उस AC की ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। ठीक हो गया। अब अगर ये AC जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जा रहा है तो ये फेज वेक्टर भी जल्दी जल्दी घूमेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड में पूरा यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट कर गया, तो ये फेज वेक्टर भी 1 सेकंड में पूरा साइकिल घूम जाएगा। अगर ये 0.1 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट कर जाता है तो ये फेज वेक्टर भी, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी जल्दी हो जाएगी, ये फास्टली घूमेगा, 0.1 सेकंड में पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का आपस में रिलेशन है। एंड दिस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस AC साइकिल। ठीक है, इसको रिलेट करते हैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी से बाय दिस फार्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। एफ जो है ये हर्ट्ज में है, यानी कि कितने साइकिल्स पर सेकंड है। ओमेगा जो है ये रेडियंस पर सेकंड में है, यानी कि कितने रेडियंस पर सेकंड है। ठीक हो गया, ये फेज वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। इसी को यूज करके हम फेज लीड और फेज लैग भी डिफाइन करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। ये बात सारी मैं बता चुका हूं आपको, इसकी समरी आगे हम देख लेते हैं कि जब इंस्टेंटेनियस टाइम 0 है, अभी अभी फेज जो है एंगल AC जो है वो भी स्टार्ट हुआ है और उस वक्त फेज वेक्टर उसका 0 डिग्री पर है, तो इस पॉइंट पर फेज इज 0 डिग्रीज ऑफ कोर्स या 0 रेडियंस। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट अभी 0 है। ठीक है, आफ्टर 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड इज पास्ड, तो AC का जो फेज वेक्टर है वो अब इस पोजीशन में आ चुका है और यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें तो वो अब यहाँ तक आ चुका है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे टाइम T/4 गुजर चुका है, फेज π/2 या 90 डिग्रीज गुजर चुका है और करंट और वोल्टेज अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यूज, पीक वैल्यूज V0 और I0 पर पहुंच चुके हैं। फर्दर एक और क्वार्टर टाइम पीरियड गुजरेगा, यानी कि टोटल शुरू से यहाँ तक हाफ टाइम पीरियड गुजर चुका है, तो उस वक्त क्या होगा कि ये वापस यहाँ तक आ चुका होगा, यानी कि इसकी वैल्यू दोबारा 0 हो चुकी होगी AC की। ये वाला फेज वेक्टर इस पोजीशन में होगा, तो हम कहेंगे ये पाई रेडियन या 180 डिग्री के फेज पर पहुंच चुका है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट अपनी अपनी 0 वाली पोजीशन पर है। आफ्टर अनदर क्वार्टर ये दोबारा एक और क्वार्टर मूव कर जाएगा, फेज वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे अब दोनों नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू पर हैं, करंट और वोल्टेज, और 3T/4 का टाइम पीरियड गुजर चुका है, 3 क्वार्टर्स ऑफ द टोटल साइकिल गुजर चुके हैं और फेज जो है वो 3π/2 रेडियंस है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वहां पे 3T/4 है तो यहाँ पर भी 3π/4 लिख देते हैं, ये गलती नहीं करनी, यहाँ पर अच्छे खासे मिस्टेक्स होती हैं। सो दिस इज 270 डिग्रीज। एक और क्वार्टर गुजरेगा, पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, 2π रेडियंस या 360 डिग्रीज साइकिल के कंप्लीट हो जाएंगे एंड करंट एंड वोल्टेज विल बी बैक टू 0। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट फेज इज, हाउ टू रिप्रेजेंट इट, व्हाट इज द फेज एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ड्यूरिंग द होल साइकिल ऑफ एन AC। ठीक है, अब फेज लीड और फेज लैग के कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से समझने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर आपको 2 वेव्स शो की गई हैं, एक जो वेव है वो है ये वाली ब्लू वन, और दूसरी जो है उसको मैं रेड से शो करता हूं, द सेकंड वेव, जो कि पहली वाली से थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, दिस वन। सो आप देखें दोनों इकट्ठे 0 पर हैं, दोनों इकट्ठे मैक्सिमम पर पहुंचती हैं, इकट्ठे वापस 0 पर, तो ये दोनों इन फेज हैं, आउट ऑफ फेज, आगे पीछे नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली वेव 0 पर हो तो अगली फेज 90 पर हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हम ब्लू वाले को रिप्रेजेंट करेंगे ब्लू एरो से, उसको भी हमने 0 वाली पोजीशन पर ड्रॉ किया, इस पोजीशन पर, और इस टाइम पर जो रेड वाली वेव है 2 वाली वेव, उसको भी हमने 0 वाली पोजीशन पर ड्रॉ किया, ये शो करने के लिए कि ये दोनों इन फेज हैं। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स इकट्ठे घूमकर 90 पर पहुंचेंगे, फिर इकट्ठे घूमकर 180 पर पहुंचेंगे, इकट्ठे 270 पर। तो हम इनको अगर इस तरह से भी ड्रॉ कर दें, ब्लू और रेड को इस तरह से भी ड्रॉ कर दें, तब भी उसका मतलब यही होगा कि दोनों इन फेज हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड कन्वेंशन ये है कि आप 0 वाली पोजीशन पर ड्रॉ करके देखते हैं कि कौन सा आगे या कौन सा पीछे है। अगर एक वेव आगे है तो जो आगे है उसको हम 90 डिग्री आगे कर देंगे, अगर कोई वेव पीछे है तो उसको पीछे वाली को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और आगे वाले को आगे ड्रॉ करेंगे। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर अब देखें, एक जो वेव 1 है, दिस वन, इसको ब्लू से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू वाली जो वेव 1 है, और यहाँ पर यह भी गौर करें कि ब्लू वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसका हमने फेज वेक्टर बड़ा बनाया, और रेड वाली वेव का एम्पलीट्यूड कम है तो उसका हमने फेज वेक्टर छोटा बनाया, क्योंकि लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ड्रॉ किया है।
यहाँ पर दोनों वोल्टेज का एम्पलीट्यूड बराबर है, तो हमने यहाँ पर एरोज की लेंथ सेम रखी है। ये पहली वेव है, दूसरी वेव जो है वो ये है, एम्पलीट्यूड सेम है, लेंथ सेम रख दी। अब यहाँ पर गौर करें, इस पॉइंट पर जब दूसरी वेव 0 वाले पॉइंट पर है तो पहली वेव ऑलरेडी 90 पर पहुंच चुकी है, तो उसको हमने 90 पर ड्रॉ किया। इसका मतलब यह है कि जब दूसरी वेव 0 पर होगी, पहली वेव ऑलरेडी 90 पर होगी। अब ये दोनों के दोनों फेज वेक्टर्स इस तरह से हैं और इकट्ठे घूमेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। ये 0 वाला 90 पे आएगा तो वो 90 वाला 180 पर पहुंच जाएगा। इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का फर्क रहेगा, यानी कि ये ब्लू वाली वेव रेड वाली वेव से हमेशा 90 डिग्री आगे रहेगी। हम कहेंगे द वेव 1 लीड्स द वेव 2 बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट यहाँ पर है। यहाँ पर आप वेव 2 को देखें, वेव 2 इस तरह की है और वेव 1 इस तरह की है, ठीक है। यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि जब वेव 2 वाली 0 डिग्री पर है तो दूसरी वाली वेव 270 डिग्री पर है। यानी कि अगर मैं इसका ड्रॉ करूंगा एंगल, तो मैं कहूंगा कि जी जो रेड वाली वेव है वो 0 पर है और ब्लू वाली 270 पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको इस तरह से ड्रॉ करना स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है कि मैं ब्लू वाली को नीचे ड्रॉ करूं और इसको इस तरह से। इसको स्टैंडर्डली हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि दोनों में से एक वेक्टर को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और दूसरा वेक्टर जो इससे आगे है, लीडिंग वेक्टर है, उसको इससे आगे ड्रॉ कर देते हैं टू रिप्रेजेंट द लीड, ठीक है ना। तो अब ये इस तरह से कन्वेंशन नहीं है, वरना ये भी ठीक है जिस तरह यहाँ पर हम इस तरह भी ड्रॉ कर सकते थे, इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, इधर भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन हमने कन्वेंशन के हिसाब से 0 वाले एंगल पर ही ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे कि येलो वाला जो ब्लू वाला वेक्टर है वो नीचे है, रेड वाला आगे, हम पूरे के पूरे को रोटेट करके इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ब्लू वाला वेक्टर इधर ड्रॉ कर दें, रेड वाला इधर ड्रॉ कर दें। इससे भी वही पता लगता है कि पहली वाली वेव से 90 डिग्री आगे है दूसरी वाली वेव, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड वेव इज लीडिंग द फर्स्ट वेव बाय 90 डिग्री या फर्स्ट वेव इज लैगिंग बिहाइंड द सेकंड वेव बाय 90 डिग्रीज। फेज लीड और लैग। अब एसी सर्किट्स में हम वोल्टेज और करंट के फेज लीड और लैग को देखेंगे। कभी वोल्टेज फेज में आगे होगी, कभी करंट फेज में पीछे होगा या आगे होगा, आगे हम डिफरेंट सर्किट्स में देखेंगे। तो इस केस में स्टैंडर्ड जो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाइंड करने का तरीका है वो ये है कि वोल्टेज के फेज में से करंट के फेज को माइनस कर दो, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है ना। करंट के फेज में से वोल्टेज को माइनस ना करो। सो अगर वोल्टेज 90 डिग्री पर है और करंट 0 डिग्री पर है तो हम कहेंगे वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय 90 डिग्रीज। ये बोलने की बजाय हमने सिंपली इनको अरेंज ही उस तरह से किया है कि वोल्टेज में से करंट का माइनस करो तो पॉजिटिव फेज डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव 90 डिग्री है ना ये। तो हम ये पॉजिटिव वाला साइन देकर खुद ही समझ जाएंगे कि वोल्टेज लीड कर रही है। अगर ऐसा हो कि वोल्टेज जिस वक्त 0 डिग्री पर हो उस वक्त करंट 90 पर था, यानी कि करंट लीड कर रहा था, तो हम सब्ट्रैक्ट वैसे ही करेंगे, 0 माइनस 90 करेंगे तो हमारा फाई क्या आएगा, हमारा फाई माइनस 90 आएगा। तो ये बोलने की बजाय कि द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्रीज एंड द करंट इज लीडिंग, लंबा काम हो जाता है। हम ये पॉजिटिव नेगेटिव साइंस कभी कभार यूज कर लेंगे, हम आगे भी यूज करेंगे। सो नेगेटिव 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में। ये कहने से अगला बंदा खुद समझ जाएगा कि हाँ वोल्टेज लैग कर रही है, करंट लीड कर रहा है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव फेज डिफरेंस का रेजिस्टिव और कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट्स में, यानी तमाम एसी सर्किट्स में ये मतलब होता है कि अगर नेगेटिव है तो वोल्टेज लैग कर रही है, पॉजिटिव है तो वोल्टेज लीड कर रही है। इसको हम आगे यूज भी करेंगे, इसका काफी अहम काम भी है। अब एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करें, इसको करते हैं हम। An AC circuit is given by I is equal to 5 sin 2 pi over t एम्पियर। इतने एम्पियर के इंस्टेंटेनियस करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट वो कहता है कि इस टाइम पर 3t/4 वाले टाइम पर कितना करंट होगा। हमारे पास उसने इंस्टेंटेनियस करंट की जनरल फॉर्म दे दी। हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है इंस्टेंटेनियस करंट की, पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी, राइट, या पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 पाई एफ टी, या पीक करंट मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये इससे आपको इसको रिलेट करना आना चाहिए। ये जो 5 की वैल्यू है ये पीक वाली वैल्यू है, साइन की जगह साइन है, और ये जो पूरा का पूरा चीज है ये ओमेगा टी के बराबर है या 2 पाई एफ टी के बराबर है या ये थीटा के बराबर है, तीनों के ही बराबर है, ठीक है ना। सो अब हमने करना क्या है, ये बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको इस तरह देख के पूछते हैं पी की वैल्यू क्या है, तो आपने देख लेना कि पी की वैल्यू की जगह यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो आप कहेंगे 5 एम्पियर इज द पीक वैल्यू, ठीक है ना। कभी कभार आपसे यू भी पूछ लेते हैं, कभी कभार ओमेगा या एफ पूछ लेते हैं, तो आपने इसके इक्वल इसको करके सॉल्व करना होता है। दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। राइट नाउ हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल t 3 कैपिटल T/4 हो, यानी कि 3 क्वार्टर्स ऑफ द टाइम पीरियड हो, तो करंट क्या होगा। तो इसमें हमने सिंपल वैल्यू ही पुट करनी है 5 साइन
अंदर 2 पाई और इधर टी था, टी ओवर टी। ठीक है, टी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3t/4, ये मैंने टी की जगह पुट कर दिया। अब टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, और नीचे ये 4 होगा, ऊपर वाला जो है ऊपर लिखने की बजाय इसको नीचे ही लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय 3t/4। अब ये टी से टी कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4, बाकी क्या बचा, बाकी मेरे पास बचा i = 5 sin π/2, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 3π/2, 3π/2 रेडियंस में है ये, और इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ये 270 डिग्रीज बनता है, राइट, हमने अभी पीछे साइकिल में देखा। सो साइन 90 या साइन 270 डिग्रीज, दोनों का जो आंसर होता है वो जो है 1 होता है, लेकिन साइन में डिफरेंट होता है। साइन 90 जो होता है वो पॉजिटिव 1 होता है, साइन 270 नेगेटिव 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 × -1 लिखूंगा मैं। सो आई विल बी -5 एम्पियर्स, -5 एम्पियर्स सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। एक और क्वेश्चन करते हैं, एसी जनरेटर में ईएमएफ मैक्सिमम तब होगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होगी। सो एसी जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि एसी से रिलेटेड है तो आपको इसका हल्का सा आना चाहिए कि एसी जनरेटर में इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी या साइन थीटा या साइन 2π/ft व्हाटएवर, ठीक है, इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल होता है, ये एरिया ऑफ द कॉइल होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा टी उसका थीटा फेज डिफरेंस, फेज एंगल होता है। सो यहाँ पर अगर इस वैल्यू की जगह 1 आ जाए तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू n ओमेगा ए बी हो जाएगी, और इसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। और ये मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब ये ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। सो साइन ओमेगा टी शुड बी इक्वल टू 1 इन ऑर्डर फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू टू बी मैक्सिमम वैल्यू। तीसरा क्वेश्चन ये है, एसी वोल्टेज को हमने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया आपको। आपसे पूछा गया है इस टाइम इंस्टेंट पर, कौन सा टाइम इंस्टेंट, 1/600 सेकंड्स वाले टाइम इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, 1/600 वाले टाइम इंस्टेंट पर फेज एंगल क्या होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करें आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन थीटा। तो साइन की जगह साइन है, V0 की जगह V0 है, ये जो वैल्यू है ये थीटा की वैल्यू है। सो थीटा इज इक्वल टू 100 πt, ठीक है। अब t की जगह ये आप 1/600 सेकंड्स पुट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 100 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू π/6, ये रेडियंस में आपके पास आएगा, π/6 रेडियंस 30 डिग्रीज के इक्वल होता है। अब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको एंगल देकर डिग्री में पता होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल है 30 60 45, इनके रेडियंस में याद होने चाहिए। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस टाइम पर एक 50 हर्ट्ज का एसी वेव है आपके पास, किस टाइम पर जाकर वो अपनी फर्स्ट पॉजिटिव पीक पर पहुंचेगा। अगर वो 0 से स्टार्ट हो, तो 0 से अगर स्टार्ट हो तो एक क्वार्टर साइकिल में वो पॉजिटिव पीक पर पहुंचता है, फिर अगले क्वार्टर साइकिल में यहाँ पर, एक और क्वार्टर में यहाँ पर, एक और क्वार्टर में यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट होता है वो t/4 होता है, क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड। यहां से यहां तक पूरा अगर t है तो ये एक 1/4 ऑफ द होल टाइम पीरियड होता है। तो हमें अगर टाइम पीरियड पता चल जाए तो उसका 1/4 निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी पता है, हमें पता है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। सो 1/50 कर दोगे तो ये हम इसको 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 लिख सकते हैं सेपरेट करके, और 1/5 0.2 होता है, और आगे 1/10 वैसा का वैसा, तो 0.02 सेकंड्स हो जाएगा। दिस इज द टाइम पीरियड। और हमने अब t/4 फाइंड करना है, यानी कि 0.02 को डिवाइड कर दो 4 के ऊपर। इसका पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो मैं नीचे 100 लिख सकता हूं, राइट, 2 1 2, 2 2 4, तो ये क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 200, 1/200 सेकंड। इसी फ्रैक्शन में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सो 1/200 सेकंड, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5 है, करंट सर्किट में है I0 cos ओमेगा टी और एक और करंट है वो है I0 sin ओमेगा टी। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है आपने बताना है कि इसका फेज रिलेटिव टू ये क्या होगा। सो आपको बेसिक साइन कर्व्स और कॉस कर्व्स का आइडिया होना चाहिए कि साइन कर्व 0 से स्टार्ट होता है और आगे एक साइनसोइडल वेव बनाता है। जो कोसाइन कर्व होता है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और आगे एक कोसाइन वेव बनाता है, ठीक है। सो ये जो है ये वाला कर्व है, और ये जो ब्लू वाला कर्व है दिस वन, ये वाला कर्व है। और आपको पता होना चाहिए कि साइन वाली वेव कॉस वाली वेव की हमेशा 90 डिग्री लैग करती है। इसी किस्म की एग्जांपल हमने पीछे देखी भी, साइन वेव 0 पर है तो कॉस वेव ऑलरेडी 90 पर है और लीड कर रही है।
कॉस वेव साइन वेव को हमेशा लीड करती है, साइन वेव कॉस वेव से हमेशा लैग करती है बाय 90 डिग्रीज। सो ये वाला करंट इस वाले करंट को लीड करेगा बाय 90 डिग्रीज। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। फेज डिफरेंस का यूनिट वही होता है जो फेज का यूनिट होता है, यानी कि रेडियंस। ठीक है, अब हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, विच इज एसी थ्रू अ रेजिस्टर। अब हमारे तीन बेसिक टॉपिक हैं, एसी थ्रू अ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। हम तीनों को बारी बारी डिस्कस करने से पहले एसी सर्किट्स की कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे, फिर वही चीजें आगे हर टॉपिक में रिइटरेट कर देंगे। आफ्टर दैट द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, तीन टाइप के एसी सर्किट्स हैं बेसिकली हमारे पास, और तीन टाइप्स की ऑपोजिशन है करंट के लिए। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि जब एक रेजिस्टिव लोड में से, यानी कि कोई भी रेजिस्टर है, रेजिस्टिव लोड कह देते हैं, फैंसी टर्म है, उसका मतलब रेजिस्टर ही होता है। कोई रेजिस्टर में से जब करंट गुजरता है तो वो रेजिस्टर की एबिलिटी टू अपोज दैट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको आर से शो करते हैं, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, ओहम्स लॉ के मुताबिक। अब अगर आपके पास कैपेसिटर या इंडक्टर है, इसको आप कैसे शो करेंगे? कैपेसिटर हो या इंडक्टर हो अगर आपके पास, तो इस केस में द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर और इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी इज नॉट कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इसकी दो टाइप्स हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक को XC से कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक को XL से इंडक्टिव रिएक्टेंस। फॉर्मूला इसका होता है 1 ओवर ओमेगा C या 1 ओवर 2 पाई FC। इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L या 2 पाई FL, whereas L is the inductance of this inductive load, C is the capacitance of this capacitive load। अब अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, तो ओवरऑल उस पूरे के पूरे सर्किट की एबिलिटी टू अपोज द फ्लो ऑफ एसी will be called impedance. So impedance basically includes resistance, it includes reactance, both capacitive and inductive, और इसको हम शो करते हैं कैपिटल Z से। अब एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि बच्चे समझते हैं कि डेफिनेशन जो है इस तरह से है कि इंपीडेंस में रेजिस्टेंस भी आ जाती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ जाती है, तो वो कहते हैं कि शायद इंपीडेंस इज इक्वल टू R प्लस XC प्लस XL ऐड कर देंगे, जितने इसका भी यूनिट ओहम है, इसका भी यूनिट ओहम है, इसका भी यूनिट ओहम है, तो सारे ऐड होकर इसका भी यूनिट ओहम मिलेगा, आंसर आ जाएगा टोटल इंपीडेंस का। नहीं, गलत, दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। इसमें फेज का थोड़ा सा चक्कर होता है, सो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। हम इसको एक फॉर्मूला होता है विच इज लाइक दिस कि रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस टोटल इंपीडेंस का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब ये जो टोटल इंपीडेंस है, दिस इज ऑल्सो नॉट सिंपली द सम ऑफ XC एंड XL। ये भी फॉर्मूला गलत है, ऐड नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि कैपेसिटिव इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपस में ऑपोजिट फेज पर होती हैं, वी कैन नॉट सिंपली ऐड इट। ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए कि इसको फाइंड किस तरह से करते हैं। नेट इंपीडेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव इंडक्टेंस माइनस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस नेट रिएक्टेंस की जगह हम लिख देंगे XC माइनस XL का स्क्वायर। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इंपीडेंस। सिंपल फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, आपको इस फॉर्मूला का न्यूमेरिकल कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। ठीक है, तो ये पहली चीज हमने बेसिक्स की पढ़ ली। दूसरी चीज, हम एसी सर्किट्स में पावर डिसिपेशन किस तरह से होती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है पावर फैक्टर का, which is basically cause of phi। ये phi क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो अगर आपके पास वोल्टेज और करंट है, उनका फेज डिफरेंस आपको पता है, आप उसका कॉज ले लें, दैट विल बी द पावर फैक्टर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि एक रेजिस्टिव सर्किट में जहां पे फेज डिफरेंस का कोई चक्कर ही नहीं है, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस तरह से हमने पढ़ा, आप सिंपली करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एसी सर्किट्स में वोल्टेज और करंट आगे पीछे हो सकते हैं। सो आप IV करने की बजाय सिंपली IV cos phi करेंगे, फिर आपके पास नेट पावर आएगी कि कितनी पावर है। सो ये cos थीटा वाला फैक्टर ये डिक्टेट करता है कि IV की वैल्यू क्या होगी। अगर ये थीटा फाई जो है, फाई अगर 0 होगा तो cos phi 1 होगा, पावर विल बी इक्वल टू IV। अगर ये फाई 90 हुआ तो cos 90 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगी। सो ये थीटा या फाई 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा। 0 से जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ता जाएगा, cos phi की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, एज फाई इंक्रीजेस cos phi decreases, as phi increases from 0 to 90 cos phi decreases, और 90 पर पहुंचकर ये cos phi बिल्कुल 0 हो जाता है। तो उसी तरह से पावर भी जैसे जैसे फेज डिफरेंस 0 से बढ़ता जाएगा, 90 की तरफ जाता जाएगा, पावर भी कम होती जाएगी और 90 पर पहुंचकर नेट पावर बिल्कुल 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव फेज डिफरेंस और पॉजिटिव फेज डिफरेंस का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि वोल्टेज अगर आगे लीड हो
और करंट कभी लैग कर रहा हो कभी लीड कर रहा हो, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, हम कहेंगे वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय 90 डिग्रीज, इसका पावर फैक्टर जो है cos 90 है, दैट इज 0। अगर हम कहें फेज डिफरेंस वाज नेगेटिव 90 डिग्रीज यानी कि वोल्टेज वाज लैगिंग बिहाइंड करंट, तो इसका पावर फैक्टर जो है वो cos नेगेटिव 90 है, वो भी 0 आता है। ठीक है ना, आप करके देख लें, cos 60 और cos नेगेटिव 60 सेम आंसर आएगा, sin 30 और sin नेगेटिव 30 सेम आंसर आएगा। सो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर इन साइंस का कोई असर नहीं पड़ता। सो आपको इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, आप बस वैल्यू पुट कर दें, पावर फैक्टर आ जाएगा। पावर डिसिपेशन एसी सर्किट्स में हमने पावर फैक्टर पढ़ा। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं एवरेज पावर। अब एवरेज पावर में आपने क्या करना है, नॉर्मली क्या होता है कि हम एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये एसी है इसमें एवरेज वैल्यू तो 0 होती है, तो हम आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आरएमएस वाली की वैल्यू लिख दें हम, आई आरएमएस इज बेसिकली आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 का रूट, इसी तरह वी आरएमएस इज बेसिकली वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 का रूट। ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे अगर आप, तो आपके पास ये आंसर आएगा वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज पावर इज बेसिकली इक्वल टू आई आरएमएस वी आरएमएस cos phi इन फैक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे आगे cos phi भी होगा अगर कोई ना कोई फेज डिफरेंस है, अगर नहीं है तो इट्स टोटली फाइन। तो अगर आप आई आरएमएस की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, यानी कि मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जगह मैं इसको लेकर आ जाता हूं, इसी तरह इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जगह मैं इसको लेकर आ जाता हूं। सो मेरे पास क्या आंसर बचेगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 का रूट, 2 के रूट से मल्टीप्लाई होगा 2 आंसर आ जाएगा, आगे cos phi वैसा का वैसा। सो ऑल यू नीड टू नो इज यू नीड टू नो दिस एंगल थीटा, एंगल फाई जो कि फेज डिफरेंस है, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, पीक वैल्यूज पता होंगी तो एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर आपको फेज डिफरेंस पता है, आरएमएस वैल्यूज पता है, तब भी आप एवरेज पावर निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर की अच्छी खासी लंबी डिस्कशन है विच इज नॉट इन आवर स्कोप। रेगुलर सेशन में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, मैं इसको मेंटर की जो आपकी बुक है मास्टर बुक, उसमें भी मैंने ऐड कर दिया है। इसकी डेरिवेशन आपने करनी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला होता कैसा है। अगर याद होता है, समझ में आता है, इट्स टोटली फाइन, नहीं आता इट्स ऑल्सो टोटली फाइन, दिस इज नॉट इन योर स्कोप। जस्ट चूंकि रिविजन करवानी है मैंने वन शॉट लेक्चर में, सो मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपको पीक वैल्यूज दी गई हो तो इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी इंस्टेंट पर ऐसे फाइंड करते हैं, क्योंकि करंट वोल्टेज भी बढ़ घट रहा है तो पावर भी बढ़ती घटती है, तो किसी इंस्टेंट पर पावर फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला है पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 cos phi माइनस पीक वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 cos 2 ओमेगा t माइनस phi। ये t वो इंस्टेंट होगा जिस इंस्टेंट पर आपने इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, ये phi ये वो फेज डिफरेंस होगा जो वोल्टेज और करंट का है। ठीक है, पीक वैल्यूज गिवन है तो ये फार्मूला है, और अगर आपको आरएमएस वैल्यूज गिवन है तो आप इन पीक वैल्यूज की जगह आरएमएस की वैल्यूज इस तरह से डालेंगे, वो 2 कैंसिल हो जाएगा फिर। ठीक है, वी आरएमएस आई आरएमएस cos phi, वी आरएमएस आई आरएमएस cos 2 ओमेगा t माइनस phi। ठीक हो गया, ये इंस्टेंटेनियस उसकी वैल्यूज हैं। इनका यूजेज, इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो हम देख लेंगे, वो आपके लिए जरूरी है, आपको ये फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपके पास वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, अब देखिए वोल्टेज का जो एंगल है वो sin ओमेगा t है, करंट का है sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 6। ठीक है, यानी कि अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दूं तो अगर ये 0 वाली वैल्यू है और यहां पर कहीं ना कहीं वोल्टेज है, वोल्टेज यहां से यहां तक पहुंच चुकी है, तो करंट उसके अभी पीछे है, यानी कि उससे पाई बाय 6, उसके फेज से पाई बाय 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे करंट आएगा। ये इमेजिनेशन के लिए जरूरी है बस, वैसे ऐसी कोई चीज होती नहीं है। वोल्टेज यानी कि इतना आगे आ चुका है, इट इज लीडिंग करंट, और करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय 6 पीछे है, यानी कि वोल्टेज के फेज में से पाई बाय 6 माइनस करना पड़ रहा है तो करंट का फेज आ रहा है। सो एक चीज तो आपको पता चल गई कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय 6 रेडियंस। अब आपसे पावर फैक्टर पूछा गया है, पाई बाय 6 को हम 30 डिग्रीज भी कहते हैं, तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos ऑफ 30 डिग्रीज। ये नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, वरना आसुलन cos ऑफ नेगेटिव 30 डिग्रीज दैट इज द सेम। cos ऑफ 30 होता है 3 स्क्वायर रूट बाय 2 या डेसिमल में 0.866। दिस इज द पावर फैक्टर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं अपने पहले मेजर टॉपिक की तरफ, विच इज एसी थ्रू रेजिस्टर, और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट अभी हमने जो पीछे पढ़े बेसिक्स वाले, वो इसके स्पेसिफिक किस तरह से अप्लाई होते हैं। अब जब रेजिस्टर की बात आती है तो आपके पास एक बहुत ही सिंपल सर्किट होता है, एक एसी सोर्स, उसके साथ एक सिंगल रेजिस्टर आर लगा हुआ है। तो इस एसी सोर्स की पोलैरिटी
साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विल बी पीक वोल्टेज टाइम्स साइन थीटा, ये साइन ओमेगा टी, और इसका एक साइन कर्व आपके पास बनेगा जो 0 से स्टार्ट होगा और आगे स्टैंडर्ड साइनसोइडल फॉर्म में होगा। चूंकि एसी की पोलैरिटी भी साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी इसी एसी की पोलैरिटी के मुताबिक अपनी डायरेक्शन आगे पीछे करेगा, इसका मैग्नीट्यूड भी उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंज होती है। तो इसका भी वही फंक्शन होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी साइन फंक्शन होगा, इसका भी साइन कर्व ही आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं दोनों इकट्ठे 0 पर हैं, इकट्ठे मैक्सिमम पर, इकट्ठे 0 पर, इकट्ठे नेगेटिव मैक्सिमम पर, सो दे आर वेरिंग इन फेज, दे आर नॉट आउट ऑफ फेज, कोई लीड नहीं है, कोई लैग नहीं है, सिंपल सा केस है। सो फेज रिलेशन की बात करें तो फाई इज 0 फॉर वोल्टेज एंड करंट, और अगर इसकी वेक्टर डायग्राम बनाएं तो हम इस तरह की बनाएंगे। हमने यहाँ पर जो देखा मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, करंट का कम है, तो हमने वोल्टेज का जो येलो वाला वेक्टर बनाया वो लेंथ में बड़ा बनाया, करंट का छोटा बनाया, लेकिन दोनों को 0 डिग्री वाले एंगल पर ही ओरिएंट कर दिया, ये शो करने के लिए कि ये इन फेज है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा, कॉज ऑफ 0, इनका पावर फैक्टर 1 होता है। ठीक हो गया, अब पावर फैक्टर आपको पता चल गया तो आप पावर भी फाइंड कर लें। तो एवरेज पावर क्या होगी, हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज पावर इज इक्वल टू आर आई आर एम एस वी आर एम एस कॉज फाई होता था। सो कॉज फाई की जगह हमने 1 लिख दिया। तो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर आपके पास है, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है, उसमें आपने सिर्फ आरएमएस वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या आई आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। जिस तरह से पावर के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, हर जगह पर आपने वोल्टेज या करंट जहां भी लगाना है आरएमएस वैल्यू पुट कर देनी है, बाकी फार्मूलाज आपके पास सिंपल होंगे। या अगर आपने पीक वैल्यूज की टर्म्स में लिखना है तो आप फिर इस तरह से फाइंड करेंगे कि वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस फाई की जगह 1, सो वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। पीक वैल्यूज के वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यूज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर any type of purely resistive circuit. These are also the average values of power. कोई भी फार्मूला आपको पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूला जो लंबा चौड़ा हमने अभी पीछे पढ़ा, पीक वैल्यूज वाला, आरएमएस वाला वैल्यू वाला इतना यूज नहीं किया जाता इंस्टेंटेनियस पावर के लिए, वो ये था। ठीक है ना, अब इसमें हमने cos 0 की जगह 1 लगा देना है, तो ये वाली वैल्यू उड़ जाएगी। यहाँ पर फाई की जगह 0 पुट करेंगे तो ये -0 होगा, ये वाली वैल्यू भी उड़ जाएगी। बाकी क्या बचेगा, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बचेगी। इसमें से आप v नॉट आई नॉट बाई 2 को कॉमन ले लें तो अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा या cos 2 ओमेगा टी बच जाएगा। और एक स्टैंडर्ड नोटेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री की, आपके लिए वो जरूरी नहीं है, आपको बस इतना आना चाहिए कि 1 माइनस cos थीटा अगर हम लिखें 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो इट्स टोटली फाइन। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ये उसी का रीअरेंज फॉर्म है, ये आपने शायद मैट्रिक में भी पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी। उसी को हमने यहाँ पर यूज किया कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा सॉरी, बल्कि ये यहाँ पर ये एक और फॉर्म है, इसी को हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये अच्छा खासा लंबा काम होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनल फार्मूला आके यहाँ पर यूं बन जाता है। ठीक है, इसको वैसे मास्टर बुक में मैंने लिख दिया है, वहां से अगर कंसल्ट करना चाहे तो यू कैन। ये फार्मूला आपके पास आना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस पावर फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज इक्वल टू पीक वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है, ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप ये ग्राफ समझ सकें। ठीक है, इसमें जो ब्लू वाला कर्व है ये है करंट, ये है वोल्टेज, जो येलो वाला कर्व है ये है करंट। ठीक है, आप देख सकते हैं ब्लू वाला कर्व और येलो वाला कर्व, ये दोनों एक साइन फंक्शन के तौर पर वेरी कर रहे हैं, यानी कि इनका आपस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, इन फेज होंगे। एक और कर्व यहां पर बना हुआ है व्हाइट वाला कर्व, ये वाला कर्व आप देखें, ये एक्स एक्सिस से नीचे नहीं आ रहा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, और इसका ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये एक और एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जितने टाइम में करंट और वोल्टेज ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है, इस व्हाइट वाले कर्व ने अपने 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए हैं। पहला डिफरेंस ये है। और दूसरी चीज, जितने अगर देखें शेप को, तो करंट और वोल्टेज ऊपर भी है नीचे भी है, पॉजिटिव पोर्शन भी है नेगेटिव पोर्शन भी है, क्योंकि ये साइन कर्व्स हैं। लेकिन ये वाला जो व्हाइट वाला कर्व है ये सिर्फ ऊपर ही रह रहा है, नीचे नहीं आ रहा।
सो दो चीजें हैं, पहली चीज इस वाइट वाले कर्व की फ्रीक्वेंसी करंट की फ्रीक्वेंसी के 2 टाइम्स है और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के भी 2 टाइम्स है, ठीक है। दूसरी चीज, ये व्हाइट वाला जो कर्व है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव। ये व्हाइट वाला जो कर्व है दिस रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इंस्टेंटेनियस पावर इन केस ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज नेवर नेगेटिव, यानी कि पावर हमेशा डिसिपेट ही होगी रेजिस्टर में। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टर आपको पावर देने लग जाए, पॉजिटिव पावर का ये मतलब होता है। And the frequency with which the instantaneous power oscillates is twice the frequency of voltage or current। ठीक हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है और किस फंक्शन के मुताबिक ये वेरी करता है। ये साइन स्क्वायर थीटा वाला फंक्शन है, साइन स्क्वायर थीटा का फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है। अगर आप साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं तो वो इस तरह का बनता है जिस तरह का ये करंट और वोल्टेज का बना हुआ है, ठीक है। तो चूंकि ये साइन स्क्वायर थीटा वाला फंक्शन है, हमने फॉर्मूले में डिराइव किया, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी भी साइन थीटा वाले ग्राफ की निस्बत ट्वाइस होगी, ठीक है। ये आपको ये इक्वेशन बताने का सिर्फ ये मकसद था। अब आप भूल जाएंगे ये क्या लिखा था, इसको सिंपली कंट्रोल ऑल्ट करके अपनी मेमोरी से डिलीट कर दें, आपका कोई काम नहीं है इसमें, ना ही आपको इसका न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। ये एक्सप्लिसिटली मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज़ आपको आनी चाहिए। एमसीक्यू यहाँ से आता है कि पावर की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज और करंट है उसकी ऑसिलेशन से 2 टाइम्स हायर फ्रीक्वेंसी की होती है। अब आप एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, एक एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया 10 ओम के रजिस्टर से, रजिस्टर मिल गया, पीक वोल्टेज है 14.14 वोल्ट्स, पीक वोल्टेज मिली हुई है। हमने एसी एमीटर कनेक्ट किया उस सर्किट में, तो वो क्या रीडिंग देगा, एमीटर है ये करंट की रीडिंग देगा, एसी एमीटर है तो ये आरएमएस करंट की रीडिंग देगा, और आरएमएस करंट होता है इज इक्वल टू वी आरएमएस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पहले आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड करनी है, पीक वैल्यू गिवन है, so RMS value is always equal to 0.7 multiplied by the peak value। peak value 14.14 है, 14 का 70% तकरीबन 10 वोल्ट्स बनता है। so 10 वोल्ट्स की RMS वैल्यू है, रजिस्टर भी 10 उसका ही है, ओम का है, तो 1 एम्पियर विल बी द RMS करंट, और जो कि उस AC एमीटर पर शो होगा। बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रजिस्टर है 5 ओम का, उसको इस AC से जोड़ा हुआ है, एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर 1 कंप्लीट साइकिल क्या होगी। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू वी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, हमने भी पढ़ा ना। आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की यहाँ से नहीं मिल सकती, इसको अगर हम स्टैंडर्ड से जोड़ें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू टाइम्स साइन ओमेगा टी होता है। सो ये जो 10 है ये पीक वैल्यू है बेसिकली, तो पीक वैल्यू हमें पता है। अब हमें पता है कि आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 का रूट, तो इस आरएमएस की जगह में ये पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 का रूट लिख दूं। ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूं पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 का रूट, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसको जरा स्क्वायर को खोलें तो वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2, स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 होगा डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। तो वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, ये होगी एवरेज पावर का हमारा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू। अब यहाँ पर फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, पीक वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम है, नीचे भी 2 5 10 आ जाएगा, ऊपर एक 10 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 10 वाट्स आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर 100 है नीचे 10 है, 100 डिवाइडेड बाय 10 भी 10, इस तरह कर लें, व्हाटएवर 10 वाट्स आपका आंसर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following physical quantities in a purely resistive AC circuit oscillates at twice the frequency of the applied voltage? हमने अभी पीछे पढ़ा अप्लाइड वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस एक और वैल्यू होती है जो वेरी करती है, वो पावर होती है। सो इंस्टेंटेनियस पावर की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो वोल्टेज और करंट का ट्वाइस है, इनकी फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस है। एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टर आर बाय एन एसी करंट दिस, ये आई नॉट है 10 नहीं है, इसके एक पूरे टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी होगी। सो हमारे पास एनर्जी डिसिपेटेड इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पर टाइम एक पूरा एक टाइम पीरियड है तो मैंने इसलिए कैपिटल टी लिखा है। एवरेज पावर का फॉर्मूला आपने अभी पीछे कैलकुलेट किया, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमने आरएमएस में पीक की वैल्यू पुट की थी तो फिर वो नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ गया था। इसी तरह से आप करंट आई आरएमएस वाले में भी अगर डालें ना नॉर्मल, तो उसका फॉर्मूला यह है कि आई आरएमएस का स्क्वायर आर, इसमें भी अगर पीक वाली वैल्यू डालने की कोशिश करें तो इसका भी जवाब वही आएगा आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर टाइम्स आर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये है एवरेज पावर। एवरेज पावर को इधर लिख दें
आई नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 2 multiplied by time period. This is the energy dissipated in one time period. So I naught का square multiplied by r multiplied by t divided by 2 कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ऑप्शन है। ये सारे कैपिटल टी होने चाहिए क्योंकि गिवन भी कैपिटल टी है। ए ऑप्शन को खैर आप सेलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। रजिस्टर को एसी सोर्स से जोड़ा, पीक वोल्टेज को डबल किया, फ्रीक्वेंसी को हाफ किया, एवरेज पावर क्या होगी? हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, एवरेज पावर इज प्रोपोर्शनल टू पीक वोल्टेज का स्क्वायर। सो पीक वोल्टेज को अगर आप डबल कर देंगे तो एवरेज पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। इस फॉर्मूले में कहीं पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, सो फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ एवरेज पावर वोल्टेज के डबल, पीक वोल्टेज के डबल करने की वजह से क्वाड्रपल हो जाएगी। बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरा टॉपिक है हमारा एसी थ्रू अ कैपेसिटर। ठीक है, एसी थ्रू अ कैपेसिटर में हमने देखना है कि सारी चीजें कैसे कैसे वेरी करती हैं। अब कैपेसिटर नॉर्मली उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में खला होती है, यानी कि चार्ज यहां से वहां पर फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन जब पॉजिटिव पोलैरिटी होती है तो इस प्लेट पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव आ जाता है। जब नेगेटिव पोलैरिटी होती है तो इस प्लेट पर पॉजिटिव, इस प्लेट पर नेगेटिव। तो ऑल्टरनेटिवली ये बार बार ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिव चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग की वजह से ऐसा लगता है कि करंट एज ए फ्लो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव प्लेट से चार्ज जंप करके नहीं जाता। ठीक है, अब इस पर जो करंट है ये भी वेरी करता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, इन प्रोपोर्शन टू जिस हिसाब से ये वोल्टेज बढ़ती घटती रहेगी। ठीक है, तो अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस सोर्स की है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू CV नॉट CV, राइट। हमने ये फॉर्मूला कैपेसिटर वाले टॉपिक में पढ़ा, तो उसी हिसाब से Q विल आल्सो बी इक्वल टू CV नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस है, ये पीक है। ठीक है, तो आप देखें वोल्टेज भी साइन फंक्शन है और चार्ज भी साइन फंक्शन है। ठीक है, तो इन दोनों के जब आप कर्व्स बनाएंगे तो वोल्टेज का ये येलो वाला कर्व एक साइन कर्व है और जो चार्ज है उसका भी कर्व एक साइन कर्व है। चेंज कहां पर आता है? चेंज आता है इस जगह पर, करंट वाले पॉइंट पर, कि करंट का क्या कर्व होगा। अब यहां पर करंट इज ऑलवेज, हमें पता है जनरल चीज है कि करंट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि जो करंट चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम है ना, इसकी जो स्लोप है वो हमें करंट देगी। ठीक है ना, डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी इज बेसिकली द स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ। सो इसकी स्लोप शुरू में मैक्सिमम है, तो शुरू में करंट मैक्सिमम है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोप कम होते होते यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो गई, तो इस पॉइंट पर करंट जीरो हो गया। दोबारा नेगेटिव साइड पर कम होते बढ़ते बढ़ते यहाँ पर नेगेटिव मैक्सिमम है, तो यहाँ पर करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है। फिर नीचे आते आते कम होते होते अब नेगेटिव से वापस जीरो की तरफ आ रही है और यहाँ पर वापस जीरो होगी, तो करंट भी नेगेटिव से वापस जीरो पर आता था, इस पॉइंट पर जीरो हो गया है। तो अगर आप इसको पूरा एक्सट्रापोलेट करें तो आप देखेंगे कि ये करंट का जो कर्व है ये एक कोसाइन कर्व है। चार्ज और वोल्टेज का कर्व साइन कर्व है, करंट का कर्व कोसाइन कर्व है। सो करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट टाइम्स कॉस ओमेगा टी इंस्टेड ऑफ साइन ओमेगा टी। जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज टाइम्स साइन ओमेगा टी। ये CV नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज। वोल्टेज भी इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन ओमेगा टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइन है एक कोसाइन है, हमने अभी पीछे कहा है क्वेश्चन में कि कोसाइन कर्व साइन कर्व को लीड करता है बाय 90 डिग्रीज। सो करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा क्या हुआ कि फेज करलेशन क्या है? करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज। सो नेगेटिव 90 लिखा है हमने पीछे का। अगर वोल्टेज लैग कर जाए, करंट लीड कर जाए, तो नेगेटिव 90 कहते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट पावर फैक्टर पर नहीं पड़ता। पावर फैक्टर cos 90 हो या cos नेगेटिव 90 हो, वो स्टिल इसका आंसर जीरो हो जाएगा। सो पावर फैक्टर इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो। Phase difference between current and voltage in a purely capacitive circuit is negative of 90, which means that voltage lags behind. ठीक है, सो हमने यहाँ पर ब्लू कर्व से करंट को रिप्रेजेंट किया है, तो ब्लू वाला कर्व जो है येलो वाले कर्व यानी कि वोल्टेज वाले कर्व को लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रही है। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंक्लूजन ऑफ दिस होल डिस्कशन। अब जिस तरह हमने रेजिस्टिव सर्किट में एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, वैसे यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? V नॉट I नॉट cos phi डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, RMS वाला नहीं, ये वाला। तो cos phi की जगह आप जीरो लिखेंगे तो एवरेज पावर जीरो। सो क्वेश्चन आता है एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज व्हाट? इट इज जीरो। कैपेसिटर पावर डिसिपेट नहीं करता, इस तरह रेजिस्टर था वो पावर डिसिपेट करता था, तो उसका फॉर्मूला था कुछ ना कुछ। कैपेसिटर के साथ इसी सोर्स लगा दें तो वो कैपेसिटर एज अ लोड एक्ट नहीं करता, उसमें कोई पावर ऑन एवरेज डिसिपेट नहीं होती। लेकिन इंस्टेंटेनियसली कभी पावर पॉजिटिव कभी पावर नेगेटिव होती है, यानी कि कभी वो कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा होता है, मैंने पीछे पढ़ा ना
कि कभी वो चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होकर ऑपोजिट साइड पर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होकर फिर पहली वाली साइड पर चार्ज होता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान कभी वो पावर ले रहा होता है, कभी पावर वापस रिटर्न कर रहा होता है। तो कभी उसकी पावर पॉजिटिव होती है जब वो पावर ले रहा है, कभी उसकी पावर नेगेटिव होती है जब वो पावर वापस रिटर्न कर रहा है। और ऑन एन एवरेज हम कहते हैं कि जीरो है। सो ऑन एन एवरेज तो जीरो है, इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं है, किसी ना किसी पॉइंट पर जीरो होती है, कभी मैक्सिमम, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव होती रहती है। उसका फार्मूला क्या है? ये लंबा चौड़ा फार्मूला, जनरल फार्मूला यही है। अब इसमें हम cos थीटा cos फाई की जगह जीरो पुट कर देंगे। यहां पर जीरो पुट किया, ये पूरी की पूरी टर्म उड़ गई। यहां पर इसकी जगह हमने नेगेटिव 90 पुट किया, तो यहां पर नेगेटिव फाई था, तो नेगेटिव इसके अंदर मजीद नेगेटिव 90 आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव 90 आ जाएगा। फाइनल हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस है। ठीक है। सो अब हम ये अगेन एक जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है कि cos 2 थीटा प्लस 90 इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन 2 थीटा। इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, हमने उसको यहाँ पर यूज किया है। अब यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, बाकी क्या बचा? v0 i0 डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा या साइन 2 ओमेगा टी। ये चीज हमारे काम की। अगेन इससे हमें इंस्टेंटेनियस पावर का ग्राफ बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। सो आपने अभी पीछे कहा कि जो करंट है वो कॉज फंक्शन है इस केस में कैपेसिटिव सर्किट में, और जो वोल्टेज है वो साइन फंक्शन है। तो यहाँ पर वोल्टेज का आप ग्राफ देखें, ये वाला वोल्टेज का ग्राफ है, द ब्लू वन, इसका पूरा एक साइकिल हमने ड्रॉ कर दिया। और करंट का जो ग्राफ है वो कॉज फंक्शन है, तो वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है मैक्सिमम से, और ये उसका एक पूरा का पूरा साइकिल हो गया। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? कॉज ओमेगा टी, और इसका फंक्शन क्या है? साइन ओमेगा टी। पावर का जो फंक्शन है दैट इज साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है। तो साइन 2 ओमेगा टी का जो फॉर्म जो बनता है हमारे पास ग्राफ, वो इस किस्म का बनता है, जैसा कि यहाँ पर शो हुआ है रेड से। होता जो साइन फंक्शन की तरह जीरो से स्टार्ट है, और उसी तरह से पूरी साइनोसॉइडल वेव ही बनती है। फर्क बस इतना होता है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मल सिर्फ साइन थीटा वाले फंक्शन से कम होता है, हाफ होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। सो आप देखें जितने टाइम में वो साइन फंक्शन का एक साइकिल है, कॉस फंक्शन का भी एक साइकिल पूरा हुआ है, उतने टाइम में इसका यहां तक एक साइकिल और एक और साइकिल, उतने टाइम में इसके 2 साइकिल्स पूरे हो गए हैं। ठीक है। तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का जो कर्व है वो स्टिल एक साइन कर्व है, but with a frequency twice the frequency of voltage and current. So instantaneous power in a purely capacitive circuit oscillates with the frequency 2 times the frequency of voltage or 2 times the frequency of current, just like resistive circuit. वहां पर भी twice की frequency थी ना, लेकिन एक फर्क है, वहां पर पावर हमेशा पॉजिटिव थी, यहाँ पर पावर पॉजिटिव भी हो रही है, नेगेटिव भी हो रही है। सो जब पावर पॉजिटिव है, यानी कि इस रीजन में है, तो ये कौन सा रीजन है कि जब आप देखें करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर का क्या मतलब है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, ले रहा है उस एसी सोर्स से। उसके बाद आप देखें वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट नेगेटिव हो गया, दोनों में से एक भी नेगेटिव हो गया तो पावर नेगेटिव हो गई। तो इस आधे टाइम पीरियड के लिए पहले हाफ में पावर पॉजिटिव थी, सेकेंड हाफ में पावर नेगेटिव हो गई। ठीक है। सो यहां पर इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर एनर्जी रिटर्न कर रहा है बैक टू द एसी सोर्स। दोबारा पावर के अगले टाइम पीरियड को स्टार्ट करेंगे तो आप यहां पर देखें पावर पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कैपेसिटर दोबारा एनर्जी स्टोर करेगा। अगले क्वार्टर में जाएं तो यहाँ पर अब करंट जो है वो पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, दोनों में से एक भी नेगेटिव हो गया तो पावर फिर से नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर कैपेसिटर दोबारा एनर्जी रिटर्न करेगा। ठीक है। सो एक पूरे साइकिल में 2 मरतबा पावर पॉजिटिव हुई है और 2 मरतबा पावर नेगेटिव हुई है। किसके साइकिल में? करंट या वोल्टेज को हम रेफरेंस ले रहे हैं, उसका एक साइकिल। तो करंट या वोल्टेज का पूरा एक साइकिल हुआ, उसमें 2 मरतबा कैपेसिटर ने पावर स्टोर की है, 2 मरतबा वापस रिलीज कर दी है। एवरेज पावर ऑन ओवर द एंटायर साइकिल इज 0। ठीक हो गया। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है कि पावर की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट और वोल्टेज है, और फंक्शन इसका कौन सा है? साइन 2 थीटा वाला, साइन 2 ओमेगा टी वाला। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमने पीछे कहा कि द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू अपोज द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका फार्मूला हमने वहां पर भी पढ़ा, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी या 1 ओवर 2 पाई FC। यहां से आपको पता चलता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी AC होगा तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी,
यानी कि कैपेसिटर इजीली अलाउ करेगा फ्लो ऑफ एसी को अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी है, जल्दी जल्दी वेरी करता है। और वाइस वर्सा, अगर लो फ्रीक्वेंसी एसी है तो उसके लिए कैपेसिटर बहुत ऑपोजिशन रखता है, रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ती है, रिएक्टेंस फेस करनी पड़ती है बेसिकली, और कैपेसिटर उसको आसानी से गुजरने नहीं देता। ठीक है, और अगर हम ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम करते 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 जीरो तक ले जाएं, जीरो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? एसी की, जो बिल्कुल भी वेरी नहीं कर रहा, कांस्टेंट है, तो उसकी जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो ये बिल्कुल जीरो हो गई, इट इज अप्रोचिंग टू जीरो, एक्ससी विल अप्रोच टू इंफिनिटी, यानी कि डीसी को जो रिएक्टेंस फेस करनी पड़ेगी, ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, वो इनफाइनाइट होगी। मतलब इसका यह है कि डीसी नहीं जा सकता, बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा। दिस इज वाई कैपेसिटर में से डीसी नहीं गुजर सकता। अगर आप बैटरी जोड़ देंगे कैपेसिटर से तो चूंकि बीच में खला है, वो यूनिडायरेक्शनल करंट है, वो ऐसा नहीं है कि फ्लो होते होते जंप मार के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चला जाएगा, वो उसको ब्लॉक कर देता है। इस फॉर्मूले से हमने वही बात सीख ली। ठीक है, वही बात यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है कि लो फ्रीक्वेंसी एसी को आसानी से गुजरने नहीं देता कैपेसिटर, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को आसानी से गुजरने देता है, और लो फ्रीक्वेंसी का इतनी लो है कि डीसी हो गया है, फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस होगी, कैपेसिटर विल ब्लॉक इट। अब आप प्रैक्टिस करें, कैपेसिटर को हमने एसी से कनेक्ट किया है, इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेज का π/3 है, आपने करंट का बताना है। अगर नंबर लाइन एक ड्रॉ करना, ये जीरो वाली वैल्यू है, हमने कहा करंट लीड करता है, सो वोल्टेज अगर यहाँ पर है तो करंट उससे आगे होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रोड में रेस में आगे होगा, कितना आगे होगा? π/3 आगे होगा। हमें यहाँ पर वोल्टेज का फेज दिया हुआ है, उससे π/3 आगे, उसमें π/3 ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा किसका? करंट का। ठीक है ना, सॉरी π/2 आगे होता है, 90 डिग्री का फर्क होता है ना। सो हमें वोल्टेज का जो फेज है वो दिया गया है π/3 रेडियंस, इसमें 90 डिग्री ऐड कर दें, यानी कि π/2 रेडियंस ऐड कर दें तो करंट का आ जाएगा। सो π/3 रेडियंस इज द फेज ऑफ वोल्टेज प्लस द फेज डिफरेंस विच इज 90 डिग्रीज। व्हाट विल वी गेट? 3 2s are 6, 3 2s are 6, 2π 2π, 2 3s are 6, 3π, एंड दिस विल बी 5π/6। करंट का जो फेज होगा वो 5π/6 होगा, एंड सी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे एज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की किसी कैपेसिटिव सर्किट में डबल कर दी जाए तो फेज डिफरेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। फेज डिफरेंस दोनों का आपस में डिफरेंस है। आपने फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स की डबल की है तो आपने करंट को भी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिया है, वोल्टेज को भी, तो आपस में फेज डिफरेंस उनका फिर भी सेम रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स इज 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस इज 1/, इसको जरा करेक्ट कर लें, 1/1000 पाई माइक्रोफैरड है बेसिकली ये, बेसिकली ये 1/पाई माइक्रोफैरड है, तो हम इसको, हाँ ठीक है, ओके, इट्स टोटली फाइन, हम इसको लिख सकते हैं 1/1000 फैरड। ठीक है, ये पाई की जगह मैं पाई करवा दूंगा। हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछी हुई है, हमारे पास फॉर्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1/2π fc। फ्रीक्वेंसी पता है 50 और मिली फैरड है तो उसको 1/1000 कर दिया हमने, 1/2π मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। ठीक हो गया, इस 1000 को ऊपर ले जाएं, सो क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाय 2π टाइम्स 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, 10 से ये एक और मजीद कैंसिल हो जाएगा, तो 10/π आएगा, 10/π ओहम्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आपके ऑप्शन में 10/π ओहम होना चाहिए। सारे ऑप्शन पाई के हिसाब से होने चाहिए। आपको स्लाइड्स जब मैं दूंगा तो मैं इनको करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, एनीवेज यू नो हाउ टू सॉल्व इट। अच्छा जी, द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ओमेगा टाइम्स सी इज व्हाट? हमारे पास फॉर्मूला है xc इज इक्वल टू 1/2π fc या 1/ωc। इसका जो यूनिट है ओहम है, ये इसका जो यूनिट होगा वो ओहम का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि मोह होगा, जिसको हम ओहम -1 से शो करते हैं, या इसको हम साइमन कहते हैं, या इसको हम मोह कहते हैं। सो ओमेगा टाइम्स सी का यूनिट होगा वो रिएक्टेंस के उल्टा होगा, मोह होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वर्क डन बाय द सोर्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर साइकिल इज व्हाट? इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा इनटू द ग्राफ। इसको थोड़ा सा हम टाइडी अप करते हैं। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर साइकिल, ठीक है, वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस लें, ये हमारे पास वोल्टेज है, ये यहां पर पीक को पहुंची है,
ये इसका है पहला क्वार्टर साइकिल। ठीक हो गया। इस क्वार्टर साइकिल को फर्दर आधा आधा डिवाइड किया हुआ है। इसके फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है ये हमसे पूछा गया है। सो आप देखें फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है कि वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, पॉजिटिव हो रही है, यहां पर आ गई, और करंट मैक्सिमम से है पॉजिटिव लेकिन मैक्सिमम से कम हो रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं। और इस टाइम पर पावर का ग्राफ क्या है, इस टाइम पर पावर का ग्राफ ये है। ठीक है, इसके नीचे का एरिया ये है, पॉजिटिव एरिया अबव द एक्स एक्सिस है। तो मतलब इस पॉइंट पर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है और उसकी स्टोर्ड एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट हाफ में पावर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, होते होते जीरो हो जाएगी। और जब ये पूरा एक क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वोल्टेज का एक क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, कैपेसिटर एनर्जी मैक्सिमम लेके वापस जो है जीरो पर आ चुका होगा। अब मजीद मैक्सिमम एनर्जी वो नहीं ले पा रहा। ठीक है, जितनी स्टोर करनी थी कर चुका। ठीक है, ये पावर बेसिकली बढ़ रही है, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी बढ़ रहा है और रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी कम होता जा रहा है, यहाँ पर जीरो हो गया। इस पॉइंट पर कैपेसिटर कुछ एनर्जी नहीं स्टोर कर रहा। ठीक है, इस पॉइंट से आगे अब कैपेसिटर एनर्जी देना शुरू कर देगा, वापस रिटर्न करना शुरू कर देगा। सो हमसे ये वाली चीज पूछी हुई है। इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर एनर्जी स्टोर्ड बढ़ रही है, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी भी बढ़ रहा है। इससे नेक्स्ट वाले क्वार्टर में अगर हम चले जाएं, नेक्स्ट हाफ ऑफ द क्वार्टर में चले जाएं, तो इस पॉइंट पर भी है पावर पॉजिटिव, सो एनर्जी अभी भी स्टोर हो रही है लेकिन पावर कम हो रही है, रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी कम हो रहा है। इस पॉइंट पर आकर कैपेसिटर मजीद एनर्जी स्टोर करना बिल्कुल छोड़ देगा। सो इसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ work done by the source in the first half of the quarter cycle is stored as electrostatic energy। सिंपल है, सी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। अब अगला हमारा टॉपिक है AC थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर के केस में क्या होता है कि आपके पास एक चेंजिंग करंट वाला सोर्स है। तो जब इस इंडक्टर, ये सोलेनॉइड है, चेंजिंग करंट होगा इसमें, तो सोलेनॉइड की या इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है लेंज़ लॉ के मुताबिक, वो चेंजिंग करंट को अपोज करती है क्योंकि वो चेंजिंग फ्लक्स जनरेट करता है। सो लेंज़ लॉ कहता है कि चेंजिंग फ्लक्स है तो उसको अपोज करना चाहिए बाय प्रोड्यूसिंग एन ईएमएफ ऑपोजिट टू इट। सो बैक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होती है विच इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बट नेगेटिव टू इट। नेगेटिव लेंज़ लॉ के लिए लगाया हुआ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ये बैक ईएमएफ है इस पर्टिकुलर इंडक्टर की। अब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ करंट इन इट, इस सोर्स की जो ईएमएफ है अप्लाइड वोल्टेज, वो भी इस बैक ईएमएफ के बराबर ही होती है, तभी करंट फ्लो कर पाता है। अगर बैक ईएमएफ ज्यादा होगी तो वो इस सोर्स को ब्लॉक कर देगी, ऐसा होता नहीं है। तो चूंकि करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, इसका मतलब है बैक ईएमएफ और अप्लाइड ईएमएफ दोनों बराबर हैं। सो अप्लाइड ईएमएफ इज आल्सो इज इक्वल टू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है। अब करंट तो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस करंट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द साइन कर्व, आई नॉट इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। लेकिन आप देखें अप्लाइड जो वोल्टेज है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बराबर है, यानी कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो हम बनाएंगे, जो कि साइन कर्व होगा, उसकी स्लोप से हमें अप्लाइड वोल्टेज मिलेगी। सो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ को हमने जेरो से शो किया हुआ है, इसकी स्लोप हमें वोल्टेज देती है। शुरू में इसकी स्लोप मैक्सिमम है तो वोल्टेज मैक्सिमम है, फिर स्लोप कम होते होते यहाँ पर आकर जीरो हो गई तो वोल्टेज भी कम होते होते जीरो हो गई, फिर स्लोप नेगेटिव होते होते यहाँ पर नेगेटिव हो गई तो करंट भी नेगेटिव होता होता यहाँ पर मैक्सिमली नेगेटिव हो गया, फिर स्लोप कम होते होते यहाँ पर जीरो होगी, करंट भी वापस जीरो हो गया। इस तरह से पूरा का पूरा वेरी हो रहा है, यानी कि वोल्टेज का जो ग्राफ है वो कोसाइन कर्व है, करंट का जो कर्व है वो साइन कर्व है, यानी कि वोल्टेज करंट को लीड कर रही है बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, यही चीज हमने आगे समराइज कर दी है। वोल्टेज लीड कर रही है तो पॉजिटिव 90 डिग्रीज, पावर फैक्टर इज जीरो, करंट और वोल्टेज का फेज वेक्टर डायग्राम यहाँ पर है। ब्लू कर्व से हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया था, तो ब्लू कर्व लीड कर रहा है बाय 90 डिग्रीज, येलो कर्व यानी कि करंट जो है वो लैग कर रहा है बाय 90 डिग्रीज। इसमें एवरेज पावर अगेन वैसे फाइंड करेंगे, cos फाई की जगह आप 90 डिग्री अगर पुट करेंगे तो cos फाई जीरो हो जाएगा। सो एवरेज पावर इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज आल्सो जीरो, जस्ट लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड अनलाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसमें जीरो नहीं होती, रेजिस्टिव वाले में जीरो नहीं होती। इंस्टेंटेनियस पावर में अगेन इस पूरे के पूरे लंबे से फॉर्मूले में यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, इसकी जगह हम पॉजिटिव 90 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव फार्मूले वाला आ जाएगा। यहाँ पर cos थीटा जीरो हुआ, cos फाई जीरो हुआ तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, ये नेगेटिव साइन स्टिल यहाँ पर सलामत है। अगेन यहाँ पर cos 2 थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है,
cos 2 थीटा प्लस 90 वाज इक्वल टू नेगेटिव साइन 2 थीटा, जैसा कि हमने पीछे किया था। यहाँ पर प्लस साइन 2 थीटा, तो ये नेगेटिव साइन अभी रहेगा, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर इज बेसिकली वेरिंग अकॉर्डिंग टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, यानी कि नेगेटिव ऑफ साइन 2 थीटा सॉरी। सो होगा ये भी साइन 2 थीटा वाला फंक्शन, जिस तरह के कैपेसिटिव सर्किट का ग्राफ था, लेकिन ये नेगेटिव है। सो कैपेसिटिव सर्किट का ग्राफ अगर यूं है पावर का, तो इसका ग्राफ उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, लाइक दिस, ठीक है। अब इसको जरा ड्रॉ करके देते हैं सारे फंक्शंस को। हमने पीछे कहा कि वोल्टेज जो है वो कोसाइन कर्व है और करंट जो है वो साइन कर्व है, यानी कि अगर मुझे ड्रॉ इनको करना भी है तो मुझे इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए कि मैं करंट का कर्व इस किस्म का बनाऊं और इसके साथ साथ वोल्टेज को मैं मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो कोसाइन कर्व है और वो इधर आकर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहां पर राइट नाउ इस डायग्राम में हमने वोल्टेज करंट को और साथ उसके रिलेटिव पावर कंजम्पशन का भी कर्व ड्रॉ करना है। सो मैं वोल्टेज को जीरो से स्टार्ट करवाऊंगा, बिकॉज वोल्टेज मेरा हमेशा रेफरेंस होता है, ठीक है ना। हमने पीछे फेज डिफरेंस की भी बात की, पूरा अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर ऐसा ही है। आपने हमेशा वोल्टेज को अपनी मेन वैल्यू के तौर पे लेना है, करंट की उतनी कोई औकात होती नहीं है। नाम बेशक उसका अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन जब भी आप एसी के ग्राफ्स देखते हैं आपको हमेशा वोल्टेज के ग्राफ्स मिलते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस को भी हमने बात की कि प्लस 90 डिग्री फेज तब होता है जब वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रही हो करंट को, और नेगेटिव 90 डिग्री तब होता है जब वोल्टेज 90 डिग्री से लैग कर रही हो करंट को। हमने ये पीछे बात की कि ये साइंस भी वोल्टेज के हिसाब से होते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमारी रेफरेंस क्वांटिटी है। तो हमने अब पावर कंजम्पशन का भी अब जब ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम वोल्टेज को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, उसको जीरो से स्टार्ट करवा देंगे और उसका एक साइन कर्व कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक एक साइकिल उसका कंप्लीट हो गया। अब मैंने फेज डिफरेंस को ठीक रखना है, वोल्टेज जीरो से है तो अगर करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा है, पीछे है 90 डिग्री, तो करंट को नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट होना चाहिए, ताकि जब वोल्टेज बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम पर पहुंचे तो करंट भी नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते जीरो पर पहुंच जाए। इसका अगर मैं फेजर डायग्राम यहां पर बना दूं तो मैं इस तरह से बनाऊंगा कि वोल्टेज जब अपने जीरो पर है तो उस वक्त करंट नेगेटिव मैक्सिमम पर है। जब ये पूरा का पूरा ग्राफ रोटेट करेगा क्वार्टर साइकिल जितना, तो वोल्टेज रोटेट होकर यहां पर आ जाएगी 90 डिग्री मैक्सिमम पर, और करंट रोटेट होते हुए 0 डिग्री पर आ जाएगा, अपनी यानी कि जीरो वैल्यू पर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अभी भी ये मेरा ग्राफ बिल्कुल ठीक है, जिसमें वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्रीज, ठीक हो गया। सो वोल्टेज का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। ब्लू वाला, ये जो ब्राउन वाला है, दिस इज द करंट वाला ग्राफ। इसका यहां पर आकर इसका भी एक साइकिल ही मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का दोनों का टाइम पीरियड बराबर होता है, ठीक है। वो भी थीटा के साथ वेरी करता है, ये भी थीटा के साथ वेरी करता है, ओमेगा टी के हिसाब से ही वेरी करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है दोनों की सेम है। सो इसका भी एक साइकिल उतनी देर में कंप्लीट होगा जितनी देर में वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो मुसलसल 90 डिग्री का फेज डिफरेंस इनके बीच में रहेगा, वोल्टेज हमेशा 90 डिग्री अहेड रहेगी। अब आती है बात पावर कंजम्पशन की। हमने पीछे बात की कि पावर कंजम्पशन का जो फंक्शन है वो है नेगेटिव साइन 2 थीटा, यानी कि एक तो ये साइन कर्व है, नेगेटिव ऑफ साइन कर्व है, यानी कि नॉर्मल साइन कर्व इस तरह का होता है तो ये उसके ऑपोजिट जीरो से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में जाएगा। दूसरा, ये साइन थीटा नहीं है, ये साइन 2 थीटा है, ठीक है। नेगेटिव तो है ही, आगे थीटा भी नहीं है, 2 थीटा है, यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल साइन कर्व से दुगनी होगी। जितने टाइम में एक नॉर्मल साइन कर्व या सिंपल को साइन कर्व एक साइकिल कंप्लीट करता है, ये उतने टाइम में 2 साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होगा, जब वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगी, ये जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जाएगा। वोल्टेज मैक्सिमम पर पहुंच चुकी होगी तब तक ये अपना नेगेटिव मैक्सिमम को छूकर वापस जीरो पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वोल्टेज का क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हुआ, इसका हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। वोल्टेज का एक और क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हुआ, पावर का एक पूरा हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। यानी कि बाय द टाइम वोल्टेज ने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया, पावर ने अपना बाय द टाइम वोल्टेज ने अपना आधा साइकिल कंप्लीट किया, पावर ने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोबारा वोल्टेज ने अपना बाकी हाफ साइकिल कंप्लीट किया, तो पावर ने अपना एक और साइकिल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो जितने टाइम में वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, करंट का भी उतने टाइम में एक ही साइकिल कंप्लीट हुआ है, पावर के दो साइकिल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक हो गया। सो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है पावर की, वो 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वोल्टेज या करंट है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम साइन कन्वेंशन पर आते हैं कि ये पावर जब नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है। यहां पर इस रीजन में देखें, इस रीजन में पावर सारी की सारी नेगेटिव है, इस रीजन में वोल्टेज पॉजिटिव है, इस रीजन में करंट नेगेटिव है, ठीक है। ये करंट वाला जो ब्राउन वाला ग्राफ है। सो वोल्टेज और करंट में से सिर्फ एक नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव हो गई। इस रीजन में देखें, ये वाला रीजन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इस रीजन में पावर का ग्राफ पॉजिटिव वाली साइड पर है। इस रीजन में क्या है, करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये वोल्टेज का कर्व है, ये करंट का कर्व, दोनों पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है। यहां पर पावर दोबारा नेगेटिव है, यहां पर देखें वोल्टेज नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव हुआ तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अगेन ये भी वैसा ही बिहेवियर है जैसा कि कैपेसिटिव सर्किट में था। अगेन दोबारा यहां पर पावर पॉजिटिव है तो इसमें करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।
यहाँ पर दोबारा पावर पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि पावर का जो फॉर्मूला अगर जनरल वाला देखें वो आई और वी होता है, इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव हुए तो पावर पॉजिटिव, और अगर दोनों नेगेटिव हुए फिर भी पावर पॉजिटिव। अब हम आगे इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं इस आगे इसका क्या रूल निकलता है। इसी बेस पर एक क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। अगेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ एसी। इसका फार्मूला ओमेगा एल है, 2 पाई एफ एल है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए इसकी अपोजिशन ज्यादा होगी। इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ज्यादा स्टॉप करता है अनलाइक कैपेसिटर, और लो फ्रीक्वेंसी एसी के लिए इसकी रिएक्टेंस कम होगी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी एसी आसानी से गुजर जाएगा इसमें से, इंडक्टर में से, अनलाइक कैपेसिटर। ठीक हो गया। और डीसी अगर है जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होते 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 बिल्कुल अप्रोचिंग टू जीरो है, तो ये भी कम होते 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 बिल्कुल अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगी, यानी कि फॉर डीसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज जीरो। अगर डीसी आप गुजारे हैं इंडक्टर में से बैटरी जोड़ के, तो इंडक्टर विल ऑफर नो अपोजिशन टू इट, जीरो उसकी अपोजिशन होगी, सुकून से डीसी गुजर जाएगा। अनलाइक कैपेसिटर, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता था, ये उसका अगेन ऑपोजिट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है एसी की 60 हर्ट्ज, कितने टाइम्स पर सेकंड एनर्जी इन द इंडक्टर रीचेस इट्स मैक्सिमम। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस होती है, तो अगर वो 60 हर्ट्ज है तो ये 120 हर्ट्ज होगा। अबाउट इंडक्टर, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये फार्मूला, ये टॉपिक बजाते खुद पहले मैं पढ़ाता था, अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डिस्पाइट दिस बीइंग नॉट इन जो सिलेबस, कभी कभार ये आ जाता है क्वेश्चन, तो एक फार्मूला इसमें यूज होगा, वो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। रेयर चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो वो इसी किस्म का ही आएगा। इंडक्टर एल है, उसकी रिएक्टेंस एक्सएल है, उसको हमने दो इक्वल हाफ्स में आपने काट दिया है, और एक हाफ उसका यूज किया है। अब आप बताएं उस एक हाफ की रिएक्टेंस क्या होगी। सो रिएक्टेंस का तो फार्मूला हमें पता है, वो होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा पर तो कोई इफेक्ट नहीं आपने किया, आपने इस एल के साथ छेड़छाड़ की है, ठीक है ना, इंडक्टेंस चेंज की है। अब इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। अब इस फार्मूले में होता क्या है, इस फार्मूले में कि जो n है दिस स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंडक्टर, और ये जो l है दिस स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द इंडक्टर, बाकी वो एरिया ऑफ द कॉइल है, और ये म्यू नॉट है। अब इसमें होगा क्या, जब आप आधे हाफ में डिवाइड करेंगे पूरे इंडक्टर को, तो पहले 10 टर्न थी, अब 5 टर्न हो जाएंगी, यानी कि ये n भी n/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दूसरा लेंथ भी आपने हाफ कर दी, यानी कि आपने जब आधे हाफ में डिवाइड किया, दो इक्वल हाफ में, l को हाफ कर दिया, n को भी हाफ कर दिया, यानी कि न्यूमरेटर में यहाँ पर n की जगह n/2 स्क्वायर वैसा का वैसा होगा, बाकी ये a वैसा का वैसा, म्यू नॉट भी वैसा का वैसा, और यहाँ पर भी l/2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो क्या होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर a डिवाइडेड बाय l, ये l का बाय वाला 2 है, डिवीजन वाला जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, और इसका n/2 है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 2 2 4, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा इस जगह पर। सो बाकी वैसा का वैसा है, सिर्फ ये 1/2 का फैक्टर मजीद ऐड हुआ है, यानी कि जो L है इंडक्टेंस उसकी हाफ हो गई है। अब हमें क्वेश्चन इंडक्टेंस का नहीं पूछा हुआ, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस भी इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इंडक्टेंस हाफ हुई है तो ऑफ कोर्स रिएक्टेंस भी हाफ ही होगी। सो रिएक्टेंस विल बी हाफ्ड, XL/2 को सिलेक्ट करेंगे आप एज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द इंस्टेंटेनियस पावर इज नेगेटिव व्हेन व्हाट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर, या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर जो भी हो, वो हमेशा कब नेगेटिव होती है। नॉर्मली फार्मूला क्या होता है, IRMS और VRMS का प्रोडक्ट लेते हैं तो एवरेज पावर आती है, इंस्टेंटेनियस लेंगे तो इसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसकी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट से हमें पावर मिलती है, इन दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो ये P की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये दोनों पॉजिटिव हुए तो पावर पॉजिटिव होगी, ये दोनों नेगेटिव हुए तब भी पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस पावर नेगेटिव कब होती है। नेगेटिव तब होती है जब इन दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा। V and I आर बोथ पॉजिटिव तो पावर तो पॉजिटिव होती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। V and I आर बोथ नेगेटिव तब भी पावर पॉजिटिव होती है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। V इज पॉजिटिव, I इज नेगेटिव, ये करेक्ट है। दोनों में से एक भी नेगेटिव हुआ तो पावर नेगेटिव हो जाती है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। V and I आर इन फेज नहीं, V and I इन फेज तो होते नहीं है इंडक्टिव सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में भी नहीं होते, रेजिस्टिव सर्किट में होते हैं। सो वहां पे तो पावर का पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है। सो ये ऑप्शन भी, इसका कोई सेंस नहीं बनती, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट हमारा टॉपिक है, थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इसको काफी आपने रीड देनी है जरूर बुक से, तब ये इजीली हो जाएगा। सो यू हैव टू बिकम फैमिलियर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
जो कि रेडियो वेव से लेकर गामा वेव रेज तक रेंज करेगा। सो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा जो उनका स्पेक्ट्रम है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूं। इनको मीडियम की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल से प्रोड्यूस ही नहीं होती। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट होती हैं तो ट्रांसवर्स नेचर में ऑसिलेट होती हैं। आगे हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेट होता है तब प्रोड्यूस होती हैं। एक्सेलरेटिंग चार्ज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से फिर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इस तरह पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की एक ऑसिलेशन की सीरीज बन जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब ये होता कैसे है? ये इस तरह से होता है। यहाँ पर जो ब्लू कर्व्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, जो येलो कर्व्स हैं आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज जा रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं। तो आप देखें जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वापस जीरो पर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड वापस जीरो पर आ गई। सो ये दोनों इन फेज वेरी कर रहे हैं और आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउट इन वेरी कर रही है। सो बोथ आर वेरिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। In an electromagnetic wave, electric and magnetic fields oscillate in phase with each other and the direction of propagation is perpendicular to both electric and magnetic field. ये वेव इस तरफ जा रही है, ठीक हो गया। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे वेरी कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आउट इन वेरी कर रही है और इन फेज वेरी कर रहे हैं आपस में। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि स्पीड ऑफ लाइट is given by this formula. You don't need to remember this formula. इसका कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। लास्ट मिनट डिवीजन में आपको सिर्फ हल्का सा फार्मूले का आइडिया होना चाहिए। 1/ε0 म्यू नॉट ये परमिटिविटी है, ये परमिएबिलिटी है। अगर किसी और मीडियम में आप फाइंड करना चाह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम वाली ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ लाइट इन सम अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम। अब ये हमारे पास काम की चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। शुरू होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड से, जिसमें सबसे हाईएस्ट है कॉस्मिक रेज। आपकी बुक में कॉस्मिक रेज को लिखा नहीं जाता, गामा रे से स्टार्ट कर देते हैं, विच इज ओके, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। और सबसे लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ वाली फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव। सो इस साइड पर सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इस साइड पर सबसे लोएस्ट वेवलेंथ है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, सबसे हाईएस्ट मोमेंटम है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वेव नंबर है। इसका ऑपोजिट वहां पर करेंगे तो सबसे लोएस्ट वेव नंबर है, सबसे लोएस्ट एनर्जी है, सबसे लोएस्ट मोमेंटम है। ये आपको बेसिक्स आने चाहिए कि किस तरह से किस एंड पर क्या है, किस एंड पर क्या है, ठीक हो गया। अब इसमें रेडियो वेव्स के फौरन बाद रेडार है, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का मतलब है कि रेड से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स और अल्ट्रा वायलेट का मतलब है कि वायलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स, ठीक है, इसलिए इसको अल्ट्रा वायलेट उसको इंफ्रारेड कहते हैं। और इस विजिबल स्पेक्ट्रम के बीच में अंदर भी एक अरेंजमेंट है, बिल्कुल इसका निमोनिक आप याद कर लें, विच इज विबगयोर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ का है। और बाकी को याद करना है, अगर आपने गामा से स्टार्ट करना है, बेसिकली कॉस्मिक से स्टार्ट करें, मर्जी है आपकी, लेकिन मैंने इसको इंफ्रारेड से आपको स्टार्ट करके दिखाया हुआ है। सो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन आई फॉर इन इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम विजिबिलिटी, अल्ट्रावायलेट अंडर, एक्स रेज, गाइडेंस, जी फॉर गामा रेज एंड सी फॉर कॉस्मिक रेज। सो आप इनको यूज करना चाहें आपकी मर्जी, आप कोई और यूज करना चाहें आपकी मर्जी। एक और क्वेश्चन आता है कि एक्स रेज किस रीजन में लाई करती हैं, ये 10⁻⁻10 मीटर वाले ऑर्डर वाली वेवलेंथ में लाई करती हैं या आर्मस्ट्रॉन्ग्स की ऑर्डर में इसकी वेवलेंथ होती है, ये एमसीक्यू आता है। विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो पूछी जाती है, तो 400 से 700 नैनोमीटर या टू बी प्रिसाइज 380 से 760 नैनोमीटर इसकी जो है वेवलेंथ है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बुक में कौन सी वैल्यूज लिखी हुई हैं, वेरी करती हैं। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दे कैन रिफ्लेक्ट बाउंस ऑफ अ सरफेस, दे कैन रिफ्रैक्ट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी डायरेक्शन चेंज करेंगी, दे कैन डिफ्रैक्ट, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेट वेव फ्रंट्स आ रहे होते हैं, जब इस स्लिट से गुजरते हैं तो इस तरह से डिफ्रैक्ट होकर वेव फ्रंट्स की शेप चेंज हो जाते हैं, दिस इज डिफ्रैक्शन। दे कैन इंटरफेयर, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, हमने इसी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर सिलेबस में शामिल होता है एमडीकैट के तो डिस्कस करते, आपको बस पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज हैं। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आता है वो पोलराइजेशन का आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की
डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक प्लेन में हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं यूं ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे तो हम कहते हैं इस प्लेन में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूं यूं ऑसिलेट कर रही है तो हम कहते हैं ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। अगर इनके बीच में किसी और एंगल पर इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये इसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। इस हिसाब से डिफरेंट प्लेन्स हो सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव पोलराइज नहीं हो सकती, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव पोलराइज हो सकती है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज फार्मूला बेस्ड। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है, दिस इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। वेवलेंथ का भी आपको पता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड द नेक्स्ट क्रेस्ट। वेव नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 1/λ। लैम्डा का रेसिप्रोकल है, इसका यूनिट पर मीटर है, जिस तरह लैम्डा का यूनिट मीटर है। एनर्जी इज गिवन बाय hc/λ या hf। मोमेंटम इज गिवन बाय दिस फार्मूला E इज इक्वल टू pc वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। डी ब्रॉय के मुताबिक P इज इक्वल टू h λ वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। ये सारे फार्मूलाज डिफरेंट जगहों पर आप पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ। स्पीड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f λ। इस फार्मूले के रिलेटिव आपको जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो लैम्डा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यहाँ पर, या अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो v बढ़ेगा कि लैम्डा कम होगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने याद रखना है एज लॉन्ग एज लाइट इज विद इन द सेम मीडियम। वैक्यूम में है तो वैक्यूम में ही रहे, पानी में है तो पानी में ही रहे। तो जब मीडियम सेम होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है किसी भी वेव की, लाइट की भी। सो अगर मीडियम सेम है तो v कांस्टेंट होगा, उसको मैं कांस्टेंट लिख दूंगा और आगे f टाइम्स लैम्डा लिखूंगा। ठीक है, सो अगर एक ही मीडियम में रहते हुए आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम करें तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अगर मीडियम चेंज हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है कोई भी लाइट, तब क्या होगा? तब उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वो मीडियम चेंज करती है। तो तब मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दूंगा और मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अब v और लैम्डा आपस में प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द लॉन्गर द वेवलेंथ द लेसर द स्कैटरिंग। अब ये चीज हमने देखी, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म उसको डिफरेंट वेवलेंथ में सेपरेट कर देता है। जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है उसकी स्पीड कोई इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती, ठीक है ना, हमने अभी पीछे पढ़ा। द हायर द वेवलेंथ द हायर द वेलोसिटी, द लोअर द वेवलेंथ द लोअर द वेलोसिटी। मीडियम चेंज करने पर जब आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। अगर वो हाई वेवलेंथ वाली लाइट है तो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होगी, वैसे की वैसे ही रहेगी। सो हाई वेवलेंथ वाली लाइट यानी कि रेड लाइट सीधी जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड को अफेक्ट ही नहीं हुआ तो वो बहुत ही कम रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का स्पीड से क्या ताल्लुक है, ये हम रेगुलर लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन में स्पीड का क्या ताल्लुक होता है कि वेव फ्रंट थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो लाइट बेंड हो जाती है। यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला। सो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा स्लो होती है ऑन चेंजिंग द मीडियम, वो लाइट ज्यादा रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो लाइट कम रिफ्रैक्ट होगी। सो इसलिए आप देखें व्हाइट लाइट की डायरेक्शन ये थी, रेड लाइट ने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर दी। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है, जिसकी सबसे लोएस्ट वेवलेंथ है, उसकी स्पीड अच्छी खासी इफेक्ट होती है जब मीडियम चेंज होता है। सो जो वायलेट लाइट है ये बहुत ज्यादा बेंड हो जाती है, इसलिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट लाइट हमेशा नीचे होती है, रेड लाइट हमेशा ऊंची होती है, ऊपर होती है। बच्चों ने चूंकि याद इस तरह से किया हुआ है विब गायर, तो उनको हमेशा वायलेट पहले याद होता है, वो वायलेट को पहले समझ लेते हैं और रेड को नीचे। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, दिस इज द करेक्ट स्पेक्ट्रम, जिसमें रेड ऊपर है वायलेट नीचे है। ठीक है, लो वेवलेंथ वाली नीचे होती है, हाई वेवलेंथ वाली ऊपर होती है। उर्दू वाले, अगर आपने उर्दू मीडियम है तो आपने रेड से याद किया होगा, आपको यूं याद करवाया जाता है सुर्ख, नारंगी, जर्द, सब्ज, नीला, जामनी, बनफशी। सो उर्दू मीडियम वाले बच्चे ये गलती नहीं करते क्योंकि उन्होंने याद ही रेड से किया हुआ है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले क्योंकि उन्होंने याद वायलेट से किया हुआ है तो ये गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने एक पॉइंट है याद रखना है आपने। अब एक क्वेश्चन है जो कि v इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूले की एप्लीकेशन है। मैक्सिमली आपको इस टॉपिक में अगर न्यूमेरिकल आया तो इसी फार्मूले का ही आएगा, v इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। ठीक हो गया, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f। v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 और नीचे f 100 टाइम्स 10 टू पावर 6। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8, ये 6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा। 100 को 10 टू पावर 2 लिखते हैं, ये भी ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। सो 6 और 2 8, 8 - 8 0, 3 आ जाएगा, 3 मीटर्स। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया।
फ्रीक्वेंसी अगर आधी कर दें वैक्यूम में, अब देखिए मीडियम सेम रहा है, फ्रीक्वेंसी आधी करेंगे तो स्पीड को क्या इफेक्ट पड़ेगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। मीडियम सेम है, लाइट अगर वैक्यूम के अंदर ही है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी को ऊपर नीचे करते रहें, उसकी स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, क्योंकि मीडियम सेम है तो v उसकी कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट इज इक्वल टू एफ लेमडा। आप फ्रीक्वेंसी अगर डबल हाफ करें तो वेवलेंथ डबल हो जाएगी, स्पीड को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो स्पीड रिमेन्स द सेम 3 टाइम्स 10⁸। बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं कि इस फॉर्मूले को देखा, उन्होंने कहा कि जी v तो प्रोपोर्शनल है f के, इसको अगर हाफ करेंगे तो v को भी हाफ होना चाहिए, बी ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, गलत हो गया। बेसिक सा क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज करना नहीं आता था, तो ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। Which property of electromagnetic wave does not change when it enters a different medium? अभी बताया, मीडियम चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, सी ऑप्शन लगाएंगे आप। Which of the following has the shortest wavelength? सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रेज की है क्योंकि वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी एंड पर है। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। काफी बेसिक से इसमें चीजें हैं, कुछ चीजें शायद थोड़ी सी आपको करने में मुश्किल लगे, बट आपका लास्ट मिनट रिवीजन है, तो आई होप आपने इतना अच्छा पढ़ा होगा कि ये सिर्फ आपके लिए रिवीजन ही होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी द रियल लर्निंग काइंड ऑफ अ लेक्चर। अगर है तो आई थिंक यू शुड बी कंसर्न, अगर नहीं है तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।